So hello everyone, welcome to Quintage. This is Simran Shah, ACCA member and a faculty at Quintage. तो आज की वीडियो में हम SBL का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि SBL के क्या गाइडलाइंस होते हैं, SBL को किस तरीके से अप्रोच करना है और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स जनरली पेपर में करते हैं और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। So firstly, SBL guidelines. SBL is what? It is अ स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। एसबीएल क्या है? एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट है। मतलब जनरली बच्चों को क्या लगता है ना कि जो एसबीएल का पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर है। मैम, एसबीएल का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बच्चे फेल हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा सब जो बातें हैं वो गलत है। आज हम इस वीडियो में यही सब बातें करेंगे जिससे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिससे बच्चे फेल हो जाते हैं या वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो एसबीएल है ना, आपको इसको एक माइंडसेट के साथ डील करना है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल पेपर है ये जिसे आपको एक माइंडसेट के साथ डील करना है। क्या? कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं एक सीईओ हूं या मैं एक लीडर हूं जिसको अपने बोर्ड को बताना है कि क्या हमें किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या मुझे कोई प्रपोजल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो कैसे होता है? जब हम लोग किसी सीनियर पोजीशन पर जाते हैं किसी कंपनी में, है ना, तो वहां पर आपको ये क्लरिकल वर्क नहीं करना पड़ता कि यहाँ से मैंने ये रिटर्न भर दी या मैंने ये एक्सेल में ये काम कर दिया, ये सब कोई अकाउंटिंग की एंट्री बना दी, ये सब नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है कि आपको इवेल्युएशन करना होता है कि क्या जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है या क्या जो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कहीं पे, क्या वो सही है या क्या मुझे वो करनी चाहिए, क्या वो इन फ्यूचर मेरे बिजनेस को प्रॉफिट देगी या क्या मेरे शेयर होल्डर्स को उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें एज अ सीईओ हमें एनालाइज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको क्या सोच के करना है कि मैं एक सीईओ हूं या मैं एक लीडर हूं जिसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या अपने शेयर होल्डर्स को अपने व्यूज बताने हैं अबाउट अ प्रपोजल और अबाउट अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये एक माइंडसेट का गेम है कि जहां पर आपको स्टूडेंट बनकर नहीं, ठीक है, आपको बाकी के पेपर की तरह अकाउंटेंट बनकर भी नहीं, आपको कैसे बनकर, सीईओ बनकर आपको इस पेपर को डील करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, एसबीएल इज बियॉन्ड बुक्स, इट इज अ स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। तो आपने जो भी अपनी बुक्स में पढ़ा, अपनी क्लासेस में, अपने स्टडी टेक्स्ट में कोई एग्जाम किट करी या पुराने क्वेश्चंस करे, उन सब से अगर आपने अपनी बुक्स में मतलब कुछ भी पढ़ा है तो आप जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में वो एज इट इज मिल जाएगा और आपने जो भी वहां पे पढ़ा था आप सेम उसको लाके अपने पेपर में कॉपी पेस्ट कर दोगे। इट इज अबाउट अ स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, जो मैंने आपको बताया कि आपको एक सीईओ की तरह सोचना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन सेंस। ओवर 50% ऑफ द पेपर रिलाइज ऑन प्रैक्टिकल जजमेंट। तो जो मेरा 50% पेपर होता है ना, वो प्रैक्टिकल जजमेंट पे बेस्ड होता है। मतलब कि जैसे सिर्फ 50% नहीं मान के चलते, हम उससे ज्यादा भी कई बार हो जाता है। जैसे जिस अटेम्प्ट में मैंने पेपर दिया था उस पेपर में ना 70 to 80% तो कॉमन सेंस ही आया था। जो भी हम लोगों ने याद करा था क्लासेस में या जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आया था। जितने भी टास्क थे सब बिल्कुल नए थे जिन्हें हमें खुद इवेल्युएट करके उन्हें समझना था और फिर उसका आंसर देना था। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि मैं एसबीएल के पेपर में याद करके चला जाऊंगा और फिर मैं उसको पेपर में लिख दूंगा जाके, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सीईओ थिंकिंग। अच्छा, तो जैसे मैंने अपने टाइम पे भी कुछ रिकॉर्डिंग्स या मतलब जो बच्चे एसबीएल में जिनका रैंक आया था तो उनके इंटरव्यूज देखे थे, तो उन्होंने यही बताया कि जब हम लोगों ने एक ऐसा माइंडसेट लेके पेपर को अटेम्प्ट किया ना कि जिसमें हम एक सीईओ हैं और हम एक लीडर है और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने एग्जामिनर को नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाए। तो सेम थिंकिंग आपको भी रखनी है कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ एसबीएल का तो मुझे ये सोच के करना है कि मैं सीईओ बन गया हूँ, आज मैं सीईओ हूँ एक कंपनी का और मुझे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये प्रपोजल इवेलुएट करके बताना है। ठीक है, सो एडॉप्ट अ सीईओ स्ट्रैटेजिक
अप्रोच। नेक्स्ट इज नॉलेज एप्लीकेशन, अप्लाइंग नॉलेज ट्रम्स मेयर रिकॉल। मतलब पता है क्या कि ना, जो भी आपने नॉलेज ली थी अपनी क्लासेस में, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े थे, जो भी कंटेंट पढ़ा था, उस नॉलेज को आपको ऑब्वियसली याद रखना है, ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना ज़्यादा सीखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा सीखनी है, रेदर देन कि जस्ट मैंने उन 5 पॉइंट को याद किया था और अब मैं उनको लिख दूंगा। नहीं, आपको उनको समझना है कि उसमें वो कैसे बात कर रहा था, किस बारे में बात करना था, और अब आपको जो भी हमारे क्वेश्चन आया है उसको समझना है कि मैं इस नॉलेज को वहां पर अप्लाई करूंगा तो अब मैं किस तरीके से उसका आंसर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मार्क्स। तो प्रोफेशनल मार्क्स में क्या होता है कि हमारा जो SBL का पेपर है ना, नॉर्मली तो पेपर हमारे 100 मार्क्स के आते हैं ना, ये पेपर भी 100 मार्क्स का ही है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर है ना, वो ही हमें सिर्फ अटेम्प्ट करना होता है। बाकी के जो 20 मार्क्स है वो मेरे प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। कैसे? जैसे हम लोग बाकी पेपर जो देते हैं उसमें अगर मेरा 100 मार्क्स का पेपर है तो मैं ऑब्वियसली पूरा 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करती हूँ, लेकिन इस पेपर में अगर मेरा 100 मार्क्स का पेपर है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। बाकी के जो मेरे 20 मार्क्स है ना, दैट आर एडिशनल, मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा से नहीं करना इन 20 मार्क्स को गेन करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है फिर, देखो अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उसके बाद बताऊंगी, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हमारा वेरिड फॉर्मेट्स। वेरिड फॉर्मेट्स क्या होता है बेसिकली कि इस पेपर में ना आपको काफी सारे फॉर्मेट्स दिए हैं आपके कंटेंट में, तो उन फॉर्मेट्स के साथ आपको गो थ्रू करना है और उसके बाद आपको उन ही फॉर्मेट्स में जो आपसे पूछा गया उस फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। जैसे कि कुछ होता है हमारा रिपोर्ट आती है, ठीक है, एक हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, एक हमारा ब्रीफिंग पेपर का फॉर्मेट होता है, ठीक है, और हमारा कभी कभी आता है ईमेल का फॉर्मेट होता है। तो ये सब जो फॉर्मेट्स हैं, इन फॉर्मेट्स में ही आपको अपने आंसर को डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये जो 20 मार्क्स है ना, आपको कैसे मिलेंगे, अगर आपने सही फॉर्मेट यूज किया। कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है कि यू आर अ फाइनेंस मैनेजर एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दिस प्रपोजल एंड इवेल्युएट, और उसके बाद आपको उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाना है, ठीक है। तो जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाओगे वो प्रपोजल, तो आपको बेसिकली उसको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जनरली ऐसे आता है कि यू नीड टू राइट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड यू आर अ फाइनेंस मैनेजर एंड यू नीड टू इवेल्युएट दिस प्रपोजल, ठीक है। तो जब आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, तो जब उसने बोला है कि आपको एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में देना है, तो तब आपको इस रिपोर्ट के फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। अगर आपने ये रिपोर्ट के फॉर्मेट में सही से नहीं आंसर को किया तो आपको ये 20 के जो एडिशनल मार्क्स होते हैं ये आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर कई बार और भी किस चीज पर होता है, जैसे कि होता है लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज सही लिखी है, जो एग्जामिनर को सही लगी, उसको समझ आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, आप प्रॉपरली सही लैंग्वेज का सही वर्ड्स को यूज करके आप एग्जामिनर को अपने व्यूज बता पा रहे हो। देखो SBL में ना क्या होता है, ये एक डिफाइंड कोई आंसर नहीं है इस पेपर में। जैसे न्यूमेरिकल पेपर में क्या होता है कि मेरा ये आंसर है, अगर ये सब बच्चों का सेम आंसर आ रहा है तो उसका आंसर सही है वरना गलत है। लेकिन SBL का पेपर अलग है, उसमें हर बच्चे के अलग व्यूज हो सकते हैं, अलग थॉट्स हो सकते हैं, हर सिचुएशन को अप्रोच करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं है, वो तो बस जो आपने एक्सप्लेन किया है एग्जामिनर को वो समझ आना चाहिए और आपके व्यूज उसे ठीक लगने चाहिए, ठीक है। उस बेसिस पे फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है इंटीग्रेटेड केस। तो SBL में ना क्या होता है, पहले ना एक केस स्टडी आती है, बेसिकली उसे हम प्री सीन कहते हैं, ठीक है। ये जो ये प्री सीन लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये तो क्या होता है जनरली कि एक प्री सीन आता है, एक प्री सीन ना जनरली 2 वीक्स बिफोर आता है आपके पेपर से पहले, ठीक है। ACCA के पोर्टल पे आपको वो प्री सीन मिल जाएगा। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक 10-12 पेज की एक केस स्टडी होती है, जिसमें आपको एक कंपनी के बारे में, उसकी इंडस्ट्री के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। तो इस वाली केस स्टडी के बेसिस पे हमारे पेपर में क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आया जो मैंने ये पॉइंट्स बताए, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अभी अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, वाई स्टूडेंट्स फेल SBL, ठीक है। ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और SBL में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले नॉट लिंकिंग द आंसर टू द एग्जिबिट। तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर को ना एग्जिबिट से लिंक ही नहीं करते। अभी मैम एग्जिबिट क्या होता है,
एग्जिबिट बेसिकली क्या होता है बच्चों की, जो आपको केस स्टडी मिलती है ना, प्री सीन जो अभी मैंने बताया, तो वो तो आपकी होती है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है कंपनी के बारे में, ठीक है। लेकिन आपकी एग्जाम डे पे क्या होता है, मैं बताती हूँ। जैसे ना आपने अगर सीबीई प्लेटफॉर्म देखा होगा, तो यहाँ पर तो आपकी आंसर की शीट, यहाँ पर तो आपके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, इस तरीके से करके। पर हमारा जो ये वाला स्लाइड होता है ना, यहाँ पर आपको एग्जिबिट गिवन होते हैं, ठीक है। एग्जिबिट में 1 2 3 4 इस तरीके से आपको एग्जिबिट मिलेंगे, और नीचे लास्ट के पार्ट में यहाँ पर आपको एक प्री सीन मिल जाएगा। जो आपका प्री सीन आया होगा वही सेम प्री सीन यहाँ पर भी अटैच होगा। लेकिन जो ये टास्क है और जो ये एग्जिबिट है, ठीक है, ये आपको एग्जाम डे के दिन ही मिलेंगे। तो एग्जिबिट में क्या होता है कि ये प्री सीन से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होती है एग्जिबिट में, ठीक है। और जो ये टास्क होते हैं, आपको इन एग्जिबिट को पढ़ने के बाद आपको इन टास्क को उसके बाद आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि जब उनको आंसर कर रहे होते हैं तो वो एग्जिबिट से लिंक ही नहीं करते कि हमें आता है आंसर, हम तो ऐसे ही आंसर को लिख देंगे। भाई तुम्हें एग्जिबिट जो गिवन है उससे लिंक तो करो आंसर को, ठीक है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लिखो, उसमें से लो, और उसके बाद अपने आंसर में उसके साथ उसे लिंक करो। सिर्फ वेग आंसर्स लिखने, अपने मन से आंसर्स लिखने पे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कॉपी पेस्टिंग विदाउट ओरिजिनल इनसाइड। तो क्या होता है फिर, अच्छा एग्जिबिट है, ठीक है, प्री सीन भी है, अब मैं क्या करूंगा, इसी में से कुछ लाइंस लिख के आंसर में कॉपी पेस्ट। एग्जामिनर आपको लगता है कि आप फाइनल पे हो, इसके बाद आप एसीसीए बनने वाले हो, और आप ऐसे सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे और एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, है ना? नहीं देगा ना। आपको अपने भी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे अपने आप से भी, ठीक है। अगर आपने कोई लाइन लिखी है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमें एग्जिबिट में गिवन थी, तो अब इसके बाद आपको अपने कमेंट्स भी तो ऐड करने हैं ना, कि कितना सही थे वो, ठीक है। या उस वो मतलब बेसिकली कि आपको उसको इवेल्युएट भी तो करना है कि क्या वो लाइन ठीक है या क्या गलत है। आपको अपनी भी इवेल्युएशन उसमें देनी है, अपने पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने भी इनसाइट्स देने, अपने भी कमेंट्स देने। नेक्स्ट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। ये तो शायद एसबीएल में ना 90% बच्चों के साथ तो पक्का होता है। क्या होता है जनरली, हम फंस जाते हैं एक टाइम ट्रैप में। टाइम ट्रैप मतलब मैम कि ना एक क्वेश्चन पकड़ा, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, या अरे ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो अब मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा टाइम इसी क्वेश्चन पे दे दूंगा, बाकी क्वेश्चन क्या होगा फिर उनका। तो यही होता है, ठीक है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, अरे मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, और अच्छे से लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, और फिर क्या होता है कि सिर्फ उसी क्वेश्चन पे आपका 100% टाइम आपको उसी क्वेश्चन पे चला जाता है, और बाद में क्या बचता है, अरे लास्ट का 1 घंटा बचे और अभी तो मेरा 50% से ज्यादा पेपर करना बचा है। तो फिर क्या होता है, जनरली जल्दी जल्दी हम टक 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 हम जल्दी जल्दी उसको आंसर को करने की कोशिश करते हैं, और फिर उस केस में क्या होता है, हमारी जो क्वालिटी होती है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। वो आंसर उतनी अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिखे होते जो एक्चुअल में लिखे होने चाहिए थे, या शायद आप बेटर टाइम मैनेजमेंट के साथ उनको लिख पाते, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाता, और फिर उस केस में यू लूज मार्क्स एंड फेल। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे हम। अगर आपको कोई क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं आ रहा, लीव इट, मूव ऑन टू नेक्स्ट वाला, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएंगे, या मतलब वो वाला आप अटेम्प्ट कर लोगे, देन आफ्टर दैट कम बैक, उसको आंसर को तब लिख लो जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज। कई बार हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, अपने जो भी हम लोगों ने क्लासेस में थ्योरीज पढ़ी थी या जो भी कंटेंट पढ़ा था उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी कहानी लिखकर आ जाते हैं। लेकिन ये ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है जिसमें आप कुछ भी लिखोगे, अपने मन से लिखोगे और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो फॉर राइटिंग द एसबीएल पेपर, ठीक है। अगला अपना आता है मिसअंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। अभी आधे ज्यादा बच्चों को क्या होता है कि मैम हमने ना पेपर तो पूरा किया था, फिर हम फेल कैसे हो गए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। भाई तुम रिक्वायरमेंट ठीक से पढ़कर समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर ने क्या पूछा था? फिर जब क्या होता है, बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि अरे हमने तो इसका ये आंसर लिख दिया, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और मैं उसका आंसर क्या दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से अपने दिमाग पे रखनी है कि जो एग्जामिनर ने पूछा है आपको उसी का आंसर देना है। यू नीड टू गिव द रिक्वायरमेंट दैट ओनली, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है उसका वो ही आंसर देना है। ये नहीं कि आप किसी का कोई और आंसर दे रहे हो, ठीक है। पूछा कुछ है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अपने पेपर में रिक्वायरमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट इज टू फ्यू पॉइंट फॉर मार्क्स। अभी मेरा क्या था,
मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी उस 10 मार्क्स के लिए ना मैम मैं लिख के आया हूँ 4 पॉइंट। आपको लगता है 4 पॉइंट पे एग्जामिनर मार्क्स देगा? नहीं। तो मैम क्या करें, 10 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट लिख दें? नहीं, ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है। क्या करना है आपको बेसिकली, इसमें आपको जैसे आपको मान के चलना है कि देयर आर 2 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, ठीक है। आपके हर एक पॉइंट के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट्स तो आपको लिखकर आने ही आने हैं, ठीक है। 6 लिख दो, एक एक्स्ट्रा लिखकर आ जाओ, जिससे कि अगर मान लो आपका एक पॉइंट गलत भी हो गया तो एग्जामिनर दूसरे वाले को कंसिडर कर सकता है, ठीक है। तो 5 to 6 पॉइंट्स लिखने हैं आपको इस तरीके से। तो ये समझ आया ना सबको? कई बार बच्चे मार्क्स की वजह से रिक्वायरमेंट वो समझ नहीं पाते कि मुझे कितने पॉइंट लिखने हैं, और फिर वहां पर भी उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। आगे चले ना, सबको समझ आया यहाँ पे? ठीक है। नेक्स्ट इज नेविगेटिंग द प्री सीन केस। अभी प्री सीन केस में क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी तो मैं मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जो हमारा प्री सीन है वो 2 वीक्स बिफोर एग्जाम के मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया आपको ACCA के पोर्टल पे। ये जनरली मेल भी आ जाती है आपको कि हमारा प्री सीन आ गया है, और फिर आप ACCA के पोर्टल पे जाओ तो आपको प्री सीन मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम डे पे भी आपको प्री सीन मिलेगा, जैसे मैंने अभी वो फॉर्मेट बना के दिखाया था ना, तो आपको एग्जाम डे पे भी आपको प्री सीन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ओनली 10 to 20% फ्रॉम द प्री सीन एंड 80 to 90% फ्रॉम द एग्जिबिट। अभी मैम ये क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट। क्या मैम? कि ना जो 10 से 20% का ही जो आपको टास्क गिवन होंगे ना, उसमें से आप जो इन्फॉर्मेशन यूज कर पाओगे वो सिर्फ 10 to 20% ही सिर्फ प्री सीन से होगी। बाकी 80 to 90% तो आपको एग्जिबिट में से ही यूज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। प्री सीन से बहुत कम ही होता है, जनरली एग्जिबिट से ही होता है, ठीक है। एग्जिबिट एंड टास्क विल बी प्रोवाइडेड ऑन द एग्जाम डे। मैंने जैसे बताया एग्जिबिट और टास्क दोनों आपको एग्जाम डे पे ही मिलेंगे। बस जो एग्जिबिट क्या होता है वो प्री सीन से लिंक्ड इन्फॉर्मेशन का होता है, ठीक है। 3 टास्क ईच विद 3 to 4 एग्जिबिट। बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपको 4 से 5, 3, 4 मतलब इस तरीके से आपको एग्जिबिट्स मिलते हैं, और उसी में ना 3 टास्क होते हैं, ठीक है। 3 टास्क होते हैं, और हर टास्क में आपको कम से कम ऐसे उसमें ही अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी उसमें मेरे 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि 3 होते हैं या कभी 4 होते हैं, इस तरीके से। तो एक जैसे एक क्वेश्चन है, बेसिकली 3 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन में आपको 3 से 4 पार्ट्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन इज 3 hours 15 minutes। तो ये तो सबको पता है, जैसे हमारे बाकी प्रोफेशनल लेवल के पेपर का ड्यूरेशन होता है 3 hours and 15 minutes, तो सेम आपका SBL में भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो आपको इसी टाइम में ट्राई करना है कि आप अपने पेपर को कंप्लीट कर पाओ। जनरली जो कैलकुलेशन होती है, तो यू नीड टू गिव 1.8 मिनट्स, ओके, पर मार्क्स। हर मार्क्स के लिए आपको 1.8 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आप अपने पेपर को ऑन टाइम कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि इसमें मुझे आगे याद नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है, तो आप उसको छोड़ दो और फिर बाकी का पेपर अटेम्प्ट करो। अगर टाइम बच जाएगा तो वापस उस पर आके कर देना, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कोई अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना। इन केस अगर मुझे और कोई वीडियो बनानी होगी, आपके कमेंट्स देख के अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।